हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री सुंदरम आईएएस एकेडमी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग यूनिट 1 में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। हमने एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी पढ़े थे और उसमें हमने बेसिकली दो ही आइडियाज़ पढ़े थे, एक कौटिल्य के आइडियाज़ और दूसरे महाभारत का शांति पर्व। अब हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो थे डॉक्टर अंबेडकर। आज हम अंबेडकर के उस समय जो विचार हमने पढ़े थे वो पढ़े थे कि अंबेडकर राज्यों के बारे में क्या कहते हैं, भाषाई राज्यों के बारे में क्या कहते हैं। तो हिज व्यूज़ अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड स्टेट्स, इवन हिज व्यूज़ अबाउट यूनियन ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं और अंबेडकर के अन्य विचारों को डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या कहते थे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि अंबेडकर के कास्टिज्म के बारे में क्या विचार थे। जे अंबेडकर की लाइफ का क्रक्स था कि उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ को डिप्रेस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए यूज किया। ही ऑलवेज एडवोकेटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्रेस क्लास, डाउन ट्रोडन क्लास। ही ऑलवेज एडवोकेटेड इक्वलिटी, political equality and even as social equality to all. So in this manner, though he represent depressed class of Indian social structure, so once when he was delivering his lecture in Constituent Assembly, he said कि entire India is divided into so many war camps, and he said I am also probably the one leader of one of them. ये उन्होंने कहा था। So there should be unity, because the unity and unity's ground is equality. Equality always strengthen unity. अगर हम समानता रखेंगे तो एकता बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जैसे एक बहुत अच्छा आइडियाज़ है कि सिमिलरिटी इन आइडियाज़ एंड थॉट्स क्रिएट्स लव एंड फ्रेंडशिप। जब विचारों की समानता होती है तो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये बहुत अच्छा विचार है। तो यही वो कहना चाहते थे कि जब हम लोग वैचारिकी रूप से समान होंगे तो शायद हम लोगों के रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हमारी यूनिटी का जो ग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग होगा और हमारी यूनिटी बहुत लंबे समय तक चलेगी। ये उनके विचार थे। अंबेडकर के कास्टिज्म संबंधी आइडियाज़ की जो पहली जो ग्लिम्स है, हमको पहली जो झलक है उसकी, वो दिखती है 1916 में इन यूएस, कोलंबिया में दिखती है 1916 में, जब उन्होंने कास्टिज्म के बारे में एक स्पीच दी और ही ऑलवेज क्रिटिसाइज इट। और उन्होंने कहा कि ये इनह्यूमन है, ये अमानवीय है, इसे नहीं होना चाहिए। व्यापक रूप से उनके जो जाति व्यवस्था संबंधी विचार है वो 1936 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल का जो भाषण हो रहा था, उस जात पात तोड़क मंडल के भाषण का जो शीर्षक था, और वो शीर्षक का नाम ही ये था कि जाति प्रथा का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्टिज्म। तो उसका जो शीर्षक है, स्टेटमेंट है, वो अंबेडकर ने ही तैयार किया था। तो इस तरह से उनकी लाइफ हमको इस प्रकार से दिखती है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं उनके बारे में, हम ये भी देखे हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपनी ही क्लास को एक पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए जो कम्युनल अवार्ड जो लेके आए थे 1932 में, वो सब पूना पैक्ट के बाद ख़त्म कर दिए गए। तो अंबेडकर ने, ये कहा जाता है कि उन्होंने कास्टिज्म को दूर करके इक्वलिटी के लिए काम करना शुरू किया। इसलिए आज जो भी हमको सोशल डेवलपमेंट दिखता है, जो भी हमको आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सोशल इक्वलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड तैयार किए गए, वो सारे ग्राउंड्स के पीछे ये माना जाता है कि अंबेडकर ने अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए ये सारे कार्य किए हैं और एक हेल्दी सोसाइटी को बनाने की स्थापना की है। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा इसी जातिवाद को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जातिवाद को समझते हैं, ठीक है। देखिए, जातिवाद का जो एक बड़ा पैमाना है उसको हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता। उसको कहेंगे अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी।
अनटचेबिलिटी। देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप होता है जिसको कहते हैं तार्किक, और दूसरा होता है अतार्किक। तार्किक, अतार्किक, लॉजिकल एंड इलॉजिकल। ठीक है, तो लॉजिकल और इलॉजिकल जो वो है, अस्पृश्यता है, वो क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, तार्किक का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को यूज करने से, किसी चीज को छूने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस चीज की तार्किकता के कारण से उसे नहीं छूना चाह रहे हैं। जैसे किसी भी प्रकार की गंदगी से व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी टाइम पर गंदा है, गंदे का तात्पर्य यहां पर यह है कि सपोज दैट अ पर्सन इज स्टक इन ए मड, अगर वह किसी गंदे कीचड़ में फंसा हुआ है और वो अपना कोई भाई ही है, तो अगर वो हमसे आता है हाथ मिलाने के लिए, क्या हम उससे हाथ मिलाएंगे? नहीं। क्या हम उससे गले मिलेंगे? नहीं। क्यों? सॉरी। क्यों ऐसा करने से हमने क्यों मना किया है? क्योंकि क्या इसके पीछे तर्क नहीं है? तो इसके पीछे तर्क है, इसलिए हम लोगों ने ये सब करने से मना कर दिया। वो अपना मेरा भाई है और मैं उसे गले नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वह कीचड़ में स्टक, मतलब धंसा हुआ है। वह किसी भी या मान लीजिएगा कि वह वॉशरूम से आएगा, तो आपने देखा है ना, ये बहुत कॉमन सी बात है कि हम लोग हाथ धो करके आते हैं। अब ये सब लॉजिकल है, और इलॉजिकल को समझने के लिए ये है कि ये तो हमेशा रही है और रहेगी भी, और ये रहना भी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो चीजें हैं उनको स्वच्छता की ओर लेके चलें। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन लॉजिकल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि यही व्यक्ति जो मुझे सुबह कीचड़ से सना हुआ मिला था, एंड आई डिनाइड टू हग हिम, मैंने उससे कहा कि हम तुमसे गले नहीं मिल सकते हैं, तुम कीचड़ में सने हुए हो। यही सेम व्यक्ति मेरे को इवनिंग में मिलता है और किसी पार्टी में मिलता है, वेल ड्रेस्ड सूट बूट में मिलता है। मैंने उसके लिए अभी भी हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहा नहीं, तुम सुबह कीचड़ में गिरे हुए थे। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है कि वह सुबह कीचड़ में गिरा हुआ था, अभी वह वेल ड्रेस्ड होके आया है, परफ्यूम लगा के आया है, ऐसी स्थिति में क्या हम उसे नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था कि हम इसको बहुत ऐसे अतार्किक चीजों से जोड़ देते हैं, है ना, इलॉजिकल चीजों से जोड़ देते हैं। ये गलत होता है। भारत में अस्पृश्यता का जो प्रारंभ है वो तार्किक रूप से हुआ, बट इट टर्न्ड इनटू अ इलॉजिकल मैनर ऑफ अनटचेबिलिटी। इलॉजिकल मैनर ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, अभी हम समझेंगे जाति व्यवस्था कैसे आई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आई थिंक आप समझ पाएंगे। देखिए, एक समय ऐसा था कि यहां पर कार्यों के आधार पर जातियां बटी हुई थी, कार्य के आधार पर, और व्यक्ति का जीवन यापन करने के लिए कार्य बहुत प्रकार के होते हैं। कार्य तो कपड़ों का भी होता है ना। तो कपड़ों के जो कार्य होते हैं, उस कार्यों को हम लोग कैसे देखते हैं? जैसे कपड़े धोने का कार्य और कपड़े बुनने का कार्य है, एक लोहे का कार्य है, और उससे भी जरूरी है स्वर्ण यानी कि सोने का कार्य। ठीक, इसके अलावा है लकड़ी का कार्य। ठीक, और इसके अलावा है चमड़े का कार्य। अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो जितने ये कार्य हो रहे हैं, ठीक है, या कोई गंदगी ढोने का कार्य है, ठीक है, तो जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, इनमें हम तार्किक रूप से देखेंगे तो जितना अनटचेबिलिटी हमको लॉजिकली फील होगी वो किसमें दिखाई देगी?
कि जहां पर हमको ऐसे कार्य दिखाई दे रहे हैं जिन कार्यों से किसी ना किसी प्रकार की स्मेल आती है। ये तार्किक चीज है कि हम स्मेल की तरफ नहीं जाते हैं, हम ऐसी कोई गंदी बदबू की तरफ नहीं जाते हैं। तो लोगों को ये लगता था इट विल बी बेटर टू अवे फ्रॉम दीज पीपल हु आर हैविंग सच काइंड ऑफ वर्क। 1, 2 एंड 3, ये 3 प्रकार के कार्यों से लोग दूर रहते थे, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बी हैव एंड इट्स पोजीशन इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर। वो चाहते हैं कि हम लोग ऐसे माहौल में रहें, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे थे वो लोग तो उसी में इंडल्जेंट रहेंगे। तो ये उस समय तार्किक रूप से हुआ करती थी कि हम जो चमड़े का काम करता है या जो किसी और प्रकार की गंदगी को ढोने का कार्य करता है उससे थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि उसके यहाँ से स्मेल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। एंड नो वन वांट्स टू बी हैव इन स्मेल, कोई भी उसमें तो रहना नहीं चाहता है बदबू में। तो वो चाहते थे कि इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे, इसलिए उससे दूर रहना, मतलब एक अवे कहते हैं ना उसको, एक डिस्टेंस मेंटेन करने को सिस्टम चला कि हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इसका मतलब दूर रहेंगे, तो किसी ना किसी प्रकार की अनटचेबल। अब स्टेटस मेंटेन करने को लिए एक ऐसे रूल्स बना दिए गए पर सोसाइटी के द्वारा, जो धीरे धीरे करके कि टच करना भी उनके लिए एक कैसा हो जाता था कि ये बहुत अशुद्ध होने वाला काम हो गया। तो ये जो रूल्स है, अब इसमें देखिएगा कि लगभग 1000 साल बाद भी लोगों ने इस व्यवस्था को इसलिए स्वीकार कर लिया कि 1000 साल पहले आपके पूर्वज ये काम किया करते थे। क्या वास्तव में इसमें कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। एट दैट टाइम इट वाज लॉजिकल, बट इन प्रेजेंट टाइम इट इज इलॉजिकल कंप्लीटली। इसका कोई लॉजिक है ही नहीं है। पूर्वजों ने क्या काम किया था, अगर हम इसके बहुत जड़ में जाएंगे तो देयर विल बी नथिंग, वी कैन नॉट हैव सच काइंड ऑफ रिजिड थिंग्स। हम ऐसी बहुत जटिल चीज़ों को नहीं पाएंगे, सरल समाज को पाते थे हम पहले। तो इस प्रकार से आज इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी अस्पृश्यता को, और इसको आज इसीलिए कहा जाता है कि हमने इसको अतार्किक व्यवस्था को दूर करने का फैसला लिया है। लेकिन तार्किक तो हमेशा ही बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर कोई खाद्य पदार्थ है जो खराब हो गया है उसको नहीं खाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा, जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको नहीं खाएगा, तो वो तो तार्किक है, वो तो उसको करेगा नहीं। इसका मतलब वह उससे छुआछूत नहीं कर रहा है, वह तार्किक है। अतार्किकता तो ये थी कि जब उनको इस कारण से अनटचेबल माना गया कि वो बहुत पहले, हजारों साल पहले उनके पूर्वजों ने ये काम किया है, इसलिए वो अनटचेबल है। तो दैट वाज कंप्लीटली इलॉजिकल, दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन सोशल सिस्टम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसे आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लॉज के जरिए आर्टिकल 17 का यूज करते हुए इस प्रकार के बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। समझ गए? लेकिन इस बात के लिए सोशल अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, लॉजिकल वाली नहीं, सोशल अनटचेबिलिटी जो ये मान करके चलती है, इसको बैन किया गया है। घर में अगर 2 भाई हैं, एक जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी कि अगर वह उससे सना हुआ है तो वो उससे हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था लॉजिकल और इलॉजिकल अनटचेबिलिटी। अब हम चलते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में, फिर हम समझेंगे कि ये कैसे खत्म हुई। जाति व्यवस्था कैसे आई अस्तित्व में, इस बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलिए इसके सिद्धांत ही समझ लेते हैं कि जाति व्यवस्था का किस प्रकार से ऑरिजिनेशन हुआ, ऑरिजिनेट्स किस प्रकार से होती है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है वो हमको मिलता है क्लासिकल थ्योरी के रूप में। क्लासिकल थ्योरी, और इसको कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है ये सिद्धांत, पहले ये समझते हैं। ये सिद्धांत बहुत आसान है और ये पूरी की पूरी ऐसी बात कहता है जो हम सब इसको मानते भी हैं और बहुत दिनों से पढ़ते भी चले आ रहे हैं। इसने ये कहा है कि जो ऋग्वेद है उसका एक मंडल है। कौन सा मंडल? 10th मंडल। और 10th मंडल के एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त।
इस पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि ऑल माइटी ब्रह्मा गिव बर्थ टू ऑल ब्राह्मण्स, सभी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को और शूद्र को। ठीक है, इनको किया है ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से बनाया है, इनको अपनी भुजाओं से या फिर आम से बनाया है, और इनको अपनी जंघाओं या उदर से बनाया है, और इनको अपने पैरों से बनाया है। इसीलिए ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी क्रम में इनको लिखा जाता है। ये हिरार्की है। समाज में सबसे ऊपर स्तर ब्राह्मणों का है, फिर क्षत्रियों का, फिर वैश्यों का है, फिर शूद्रों का है। अंबेडकर ने यह कहा था कि दिस सिस्टम वाज नॉट सो लॉजिकल। वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ब्राह्मण थे, इनको हम लोग क्या कहते थे कि ये पुरोहित हैं। उन्होंने इनको पुरोहित कहा है, इनको उन्होंने योद्धा कहा है, इनको उन्होंने व्यापारी कहा है, और इनको उन्होंने शिल्पकार कहा है, क्राफ्टमैन। उनको उन्होंने कहा है क्राफ्टमैन। आज भी सोशल स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में आए हैं, बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं, तो आप समझेंगे कि जितनी भी क्राफ्टमैनशिप है ये आपको डाउन टोडन क्लास में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के साथ इंडल्जेंट होने के अवसर हुआ करते थे, लेकिन आज वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है, लेकिन आज भी फॉलो होती है। तो ये था कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत सारे लोगों ने खंडन किया। आप ये देखेंगे कि आधुनिक समय में इसका खंडन क्यों किया गया? इसका खंडन इसलिए किया गया, क्या ये व्यक्ति वैज्ञानिक अवस्था में इस चीज को मान सकता है? कोई व्यक्ति आज के इस वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के सिद्धांत को कितनी जगह दी जा सकती है, जहां हम ये जानने पर लगे हुए हैं कि हाउ डिड दिस अर्थ, हाउ डिड दिस सोलर सिस्टम कैम इन एग्जिस्टेंस एंड व्हाट वाज दैट गॉड पार्टिकल। हम लोग साइंटिफिकली चीजों को पता लगा रहे हैं। तो कैन बी बिलीव सच काइंड ऑफ दिस थ्योरी, कि हम इस प्रकार के सिद्धांत को मानेंगे? तो आधुनिक सिद्धांतकारों ने इस सिद्धांत को नकार दिया है। वो सिद्धांत के साथ बहुत ज्यादा सहमति नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके साथ किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा सहमति नहीं है। हालांकि सिद्धांत तो है। कोई पूछेगा जाति की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत कहां मिलता है, तो हमको यही बताना पड़ेगा, ऋग्वेद में मिलता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जाति कैसे आई है, और इस प्रकार से ही जातियों का उदय हुआ है। फिर हम एक और सिद्धांत पर चलते हैं। देखिए, एक और सिद्धांत पर चलते हैं, और इस सिद्धांत को कहते हैं प्रजातीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत प्रजातीय सिद्धांत, रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी, ये सिद्धांत क्या कहता है? एक्चुअली में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण का मतलब होता है कलर, पिगमेंट। तो ये उसी को लेकर के सिद्धांत बना हुआ है कि भारत में जो भी प्रजातीय सम्मिश्रण हुआ, उस प्रजातीय सम्मिश्रण के फलस्वरूप जो प्रजातीय रूप से यानी रेशियल रूप से बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, श्रेष्ठ हुआ करते थे, वो आगे चल के क्या बने? उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण या उच्च कुल से संबंधित कर लिया। और उन्हीं प्रजातीय श्रेष्ठता में हमको क्या मिले? क्षत्रिय भी मिले, उसी प्रजातीय श्रेष्ठता में वैश्य भी मिले, और उसी प्रजातीय श्रेष्ठता में शूद्र भी मिले, जो किसकी ओर थे? निम्नता की ओर थे। कैसे समझेंगे इसको? कि ब्राह्मणों को कहा गया सफेद, एकदम से उजला, क्षत्रियों के लिए कहा गया लाल, तो ये भी वर्ण है, और वैश्यों को कहा गया पीला, पीतवर्ण, और शूद्रों को कहा गया अश्वेत यानी कि काला। तो यहां हमको दिखाई देता है कि अगर ये सफेद हैं, ये लाल हैं, ये पीले हैं और ये काले हैं, तो इसको हम लोग वर्ण सिस्टम भी कहेंगे। तो प्रजाति जो रेशियल थ्योरी है वो ये कहती है कि हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बदले हैं, और वो कहते हैं इनमें प्रजातीय लक्षण भी अलग अलग होते हैं। इनकी फिजिकल बायोलॉजिकल फीचर्स अलग होंगे, इनके अलग होंगे, इनके अलग होंगे, इनके अलग होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फीचर्स ऑल द ग्रुप्स, एंटायर जो पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड कर दिया गया कुछ क्लासेस में, जिनको हमने नाम दिया आगे चल के क्या, ये सब क्या है?
कि ये प्रजातियां हैं और आगे चल के वे जातियां बनी। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को हर्बर्ट रिजले, घुरिये और मजूमदार, 3 लोगों ने दिया, रिजले, घुरिये और मजूमदार ने। तो इस सिद्धांत को लोग स्वीकार करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, इस कारण से कास्टिज्म आ गया है। दूसरा, अगर हम सिद्धांत को समझेंगे, इसके बाद एक और सिद्धांत आया जिसको कहते थे धार्मिक सिद्धांत। ये सिद्धांत पहले सिद्धांतों की तुलना में थोड़ा ज्यादा लॉजिकल ही दिखता था। देखिए, यह है तीसरा धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस थ्योरी। इसको किसने दिया? इसको दिया होकार्ट और सेनार्ट। होकार्ट और सेनार्ट ने दिया। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा कि धर्म प्रारंभ से ही एक आवश्यक अंग था। तो वो जो कहते थे कि धार्मिक कार्यों को करने के लिए, धार्मिक कार्यों को करने के लिए जो जो काम लोगों में बांट दिए गए, यानी धर्म में जिसका जो जो कंट्रीब्यूशन था, वही ग्रुप आगे चल के जाति व्यवस्था बन गए। यानी धर्म में पुरोहित भी होता था, सफाई करने वाले भी होते थे, फूल लाने वाले भी होते थे, सामान लाने वाले भी होते थे, सुरक्षा करने वाले भी होते थे। तो वो धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए, टू परफॉर्म और रिलीजियस वर्क व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड, तो द पर्सन्स हु स्टार्टेड टू फॉलो देयर ऑन वर्क एंड आफ्टर सम टाइम दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज ए कास्ट। तो उनके उससे जातियां बनी। ये सिद्धांत थोड़ा सा लॉजिकल हमको दिखता है, इसलिए इस सिद्धांत को लोग तवज्जो देते हैं। फिर एक सिद्धांत आता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, ये फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने दिया। उनका नाम था अब्बे डुबोइस। अब्बे डुबोइस। वो जो कहते थे कि भारत में जब ये व्यवस्था आर्यों का यहाँ पर जब आगमन हुआ, तो यहाँ पर आने वाले लोगों ने, खास करके ब्राह्मणों ने, ये लगा कि आप देखिए, जब हम ऋग्वेद को पढ़ते तो उसमें हमको वर्ण व्यवस्था मिलती है कि जहाँ पर एक वर्ण दूसरे वर्ण में जा सकता था, यानी उस समय इंटरचेंज किए जा सकते थे। उनका जो ग्राउंड है वो कभी भी जन्म नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, कर्म होता था। यानी कर्म के आधार पर आप उसे ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। ये उस समय सिस्टम होता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ये बोल दिया कि ब्राह्मण ही रहेंगे और वो देवता के समान हैं। बाकी क्षत्रियों को उनसे दूर कर दिया गया और ये कहा गया इनका काम ब्राह्मणों का काम नहीं हो सकता है। और वैश्यों के काम भी बांट दिए गए, वो भी उनके लिए दूर हो गए, और शूद्रों को उनकी सेवा करने के अधिकार दे दिए गए। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही अपने आप को उच्च बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था में वो कहते थे कि सेंटर में हमेशा ब्राह्मण रहता है। अगर किसी को अच्छा चाहिए, गांव में कोई अच्छा सुरक्षित जगह चाहिए तो ब्राह्मण के लिए होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए तो ब्राह्मण के लिए होगी, ठीक। तो कहते अग्रो अग्रो ब्राह्मणे। तो ये व्यवस्था यहाँ से निकली और ये कहने लगे कि ब्राह्मणों ने अपने आप को उच्च बनाए रखने के लिए इस जाति व्यवस्था को बनाया। तो ये कहते थे कि ये एक राजनीति है, राजनीतिक सिद्धांत है, इसलिए इसे ब्राह्मणों की चतुरता का सिद्धांत भी कहते हैं। ब्राह्मणों की चतुरता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक। तो ये सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत को भी आंशिक समर्थन मिला हुआ है, पूर्णतः समर्थन नहीं मिला हुआ है। तो ये जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत है कि जाति आई कैसे, फिर जाति की बुराइयां अपन समझेंगे, ठीक है। ये सिद्धांत यहां से हमको देखने को मिला है। ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी है और इस सिद्धांत को बहुत हद तक अंबेडकर ने मान्यता दी थी। अंबेडकर जी कहते थे कि जाति व्यवस्था कुछ नहीं है, केवल और केवल ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था है, क्योंकि उसके केंद्र में हमेशा ही लाभान्वित होने वाला वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण है। तो वो इसका समर्थन करते थे। फिर एक सबसे प्रचलित और सर्वमान्य सिद्धांत जिसको अभी भी बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, वो है व्यावसायिक सिद्धांत। व्यावसायिक सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये जेसी नेस्फील्ड का है।
जेसी नेस्फील्ड का सिद्धांत है सॉरी, जेसी नेस्फील्ड ये कहते हैं कि लोगों ने अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी व्यवसाय को तो चुना। तो जिन्होंने जो व्यवसाय चुन लिया है जीवन यापन करने के लिए, जो भी व्यवसाय चुना है, उस व्यवसाय की एक विशेषता होती है कि आप उस व्यवसाय को करेंगे तो आगे आपकी जनरेशन उसको और अच्छा करेगी, उसकी जनरेशन और अच्छा करेगी, क्योंकि उनको घर में ही ट्रेनिंग मिल जाती है इस काम को करने की। तो जो भी व्यवसाय लोगों ने अपनाए सामाजिक रूप से जीवन यापन करने के लिए, वो व्यवसाय ही आगे चल के उनकी पहचान बने और वे ही व्यवसाय जाति के रूप में परिवर्तित हो गए, वही उसी नाम से उनकी जाति हुई। और इसकी पुष्टि इस प्रकार से होती है, आज भी भारत में अधिकांश जातियों को उनके कामों के आधार पर ही पहचाना जाता है। जैसे हम लोहार कहते हैं तो वो लोहे का काम करते थे, चर्मकार कहते हैं तो वो चमड़े का काम करते थे, रज्जुक की बात करते हैं तो वो कपड़े धोने का काम करते थे, अगर हम तंतुआए कहते हैं तो कपड़े बुनने का काम करते थे। तो भारत में बहुत सारी जातियां हैं, वो उनके व्यवसायों से निकल करके आई हैं। इसलिए इनका एक बहुत सर्वमान्य परिभाषा है, इसमें ये कहा जाता है व्यवसाय और केवल व्यवसाय, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये उनकी बहुत सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, पूछी भी जाती है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये नेस्फील्ड की परिभाषा है और सिद्धांत सब लोग मानते भी हैं। इसमें एक तथ्य और भी है, उन्होंने इसको व्यवसाय भी लिखा है, कई बार परीक्षाओं में पेशा भी लिखा जाता है। पेशा का मतलब भी व्यवसाय है, पेशा और केवल पेशा ही जाति की व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी। तो ये जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था की वो देखते हैं विशेषताएं क्या होती हैं, तब जाकर के हम अंबेडकर के विचारों तक पहुंच पाएंगे। विशेषताएं, पहला, जाति अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही समूह है, इसका मतलब होता है कि जाति में जाति के बाहर विवाह नहीं किए जाते हैं। सामान्यतः लोग अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, ठीक है। जाति के साथ व्यवसाय चुनने की बाध्यता होती है, ठीक है। ये माना जाता है कि सामान्यतः लोग अपनी ही जाति का व्यवसाय चुने। ऐसा इसलिए भी था कि अगर लोगों ने व्यवसाय बदलना शुरू किया तो एक तो जाति की पहचान खोने लगेगी, और दूसरा कि आज छोटे स्तर पर हो रहा है, कल बड़े स्तर पर होगा, तो छोटी जातियां बड़ी जातियों के व्यवसायों को चुनेंगी, तो हो सकता है कि व्यवसायों में संक्रमण हो और जाति की संरचना अस्पष्ट ना रहे। तो जातियों में व्यवसाय चुनने की बाध्यता पाई जाती थी। इसी बात को हम लोग आगे समझेंगे। अंबेडकर जी कहते थे कि इसी कारण से लोगों में आर्थिक कमजोरियां पाई जाती हैं। वो कहते थे कि आर्थिक जो समस्याएं पाई जाती हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है, आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण यही, इसी को अंबेडकर ने माना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अंबेडकर ये कहते थे कि जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, वो लकड़ी का काम करता है, ठीक। अब जो लकड़ी का काम करेगा तो उसके जब घर में जो बच्चे होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे, तो वो उनकी थोड़ी सी हेल्प तो लेगा ही काम करने के लिए कि बेटा ये सामान उठा के यहाँ रख दो, ये उठा के यहाँ रख दो, या छोटा मोटा काम सीखेगा। वो बच्चे की परवरिश उस लकड़ी के काम को देखते हुए हुई है। इसका मतलब उसकी बेसिक चीजें उसकी नजरों में होंगी, किसको क्या कहते हैं, किस टूल को क्या कहते हैं, सब उसको पता होगा। और जब भी पिता अनुपस्थित होंगे, कुछ होंगे, तो उसे वैसा करना ही पड़ेगा, चाहे वो कटिंग टेलरिंग का काम हो, चाहे कोई दूसरा काम हो। तो उसे ऐसा लगता है कि पिताजी नहीं है तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, तो ये काम मैं कर देता हूं। तो जाने अनजाने में भी उस काम को वो सीख जाता है। और निश्चित ही वह उस काम को ये भी देखने लगता है भविष्य में पिता के स्थान पर कि वो इस काम को आगे बढ़ाएगा और उस काम को ही और दक्षता से करेगा। इसका मतलब वह अपना व्यवसाय नहीं बदल पाया।
ऐसे ही कुछ ऐसे व्यवसाय थे जैसे कि अस्पृश्य व्यवसाय थे, जो जिसमें ये माना जाता था कि अस्पृश्यता ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि गंदगी ढोने का काम है। अब गंदगी ढोने का काम है, उस काम को लोग चाहते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते रहें ताकि ये काम सटीक रूप से व्यवस्था के रूप में चलता रहे। लेकिन अगर अब समाज उसको कैसे रोकता था? वो इसलिए रोकता था कि ये जो व्यक्ति है जो मजदूरी करता है या सफाई करता है, उस व्यक्ति के बच्चे अगर कोई चाय की दुकान खोल लेते हैं या कोई भी ऐसा होटल खोल लेते हैं, तो निश्चित ही उस होटल में कोई खाने पीने नहीं जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये अस्पृश्य व्यक्ति है, अस्पृश्य व्यक्ति के हाथ का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, वो उसको नहीं खाने जाएगा। तो क्या यह इस अपने व्यवसाय को बदल पाया? नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि समाज ने उसको स्वीकृति नहीं दी। समाज ने स्वीकृति क्यों नहीं दी? क्योंकि पहले से ऐसी संरचना समाज में बनी हुई है, इसलिए उस व्यवसाय को वो बदल नहीं पाया। नहीं बदल पाया तो उसे फिर से वही व्यवसाय करना है। अब चूंकि इस व्यवसाय में समय के साथ साथ तेजी से ग्रोथ तो होती नहीं है, इतनी इनकम तो बढ़ेगी नहीं, तो निश्चित ही यहां पर क्या होगा कि वह स्कूल से वंचित रह जाएगा, स्कूल या शिक्षा से वंचित रहेगा। जब वह शिक्षा से वंचित रहेगा तो निश्चित ही उसे यही काम करना पड़ेगा, आगे कोई पढ़ा लिखा काम तो कर ही नहीं पाएगा। और जब व्यक्ति गरीब होता है, जब व्यक्ति गरीब होता है तो निश्चित ही वह चाहता है कि मेरे पास आय के साधन अच्छे हों, और आय के साधनों के लिए वो क्या करता है? अधिक संतानें उत्पन्न करता है, अधिक संतानें उत्पन्न करता है। अधिक संतानें उत्पन्न करेगा तो जो भी संपत्ति उसके पास है छोटी सी, वो कई हिस्सों में बटेगी, और 1 या 2 जनरेशन तक आते आते उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो भूमिहीन हो जाएगा। और भूमिहीन व्यक्ति को फिर से वही मजदूरी ही करनी है। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ देखेंगे कि जिनके पास जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो समाज में उच्च वर्ग रखते हैं, उनको कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, तो वो कोई भी व्यवसाय करेंगे। जब कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उनकी इनकम भी अच्छी होगी, और चूंकि बच्चे भी पढ़ेंगे, और पढ़ाई लिखाई का जो महत्व सबसे पहले वही तो समझेंगे। जो पढ़ाई लिखाई का महत्व है सबसे पहले वही समझेंगे, और इसीलिए वो जाएंगे कि ज़्यादा से कम संतान उत्पन्न हो, क्योंकि पैसा कमाना तो हम लोग कमा ही रहे हैं ठीक ठाक, ताकि संपत्ति का ज़्यादा बंटवारा ना हो। तो इससे क्या होगा कि एक सामाजिक संरचना ने एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक रखा है, और एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए फ्री है। तो धीरे धीरे इनके पास कोई भी आर्थिक अधिकार रहेंगे ही नहीं। और जब हमारे देश में जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें ये कहा गया कि सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। आप आज भी देख सकते हैं, क्या गरीब आदमी इस देश में चुनाव भी लड़ सकता है क्या? केवल ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं उसको चुनाव लड़ सकता है, कौन उसको चुनाव लड़ने से रोक सकता है क्या? लेकिन ऐसा संभव है कि वो चुनाव लड़ेगा, उसके लिए कितना पैसा खर्च करेगा, कहाँ से खर्च करेगा? ऐसे बहुत सारे मुद्दे, ऐसा नहीं है देश में। हालांकि इस देश में ऐसा भी है कि बहुत सारे गरीब लोग चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन आप इस सिस्टम को समझिए कि कहीं कहीं लोग चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हालांकि जो हमारा इस इलेक्शन कमीशन है उसने निर्धारित कर रखा है कि जगहों पर कितना खर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवसाय चुनने की बाध्यता। इसके अलावा थी सामाजिक सहवास। सामाजिक सहवास की सीमित आकार। सहवास का सीमित आकार कैसे? उसका सीमित आकार ऐसे है कि आप हर व्यक्ति से बराबर के संबंध नहीं रख सकते हैं, है ना? किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ खाना खाना है, ये सारी चीज़ें उसमें पहले से डिफाइंड थी। तो इस तरह से जाति व्यवस्था में बहुत सारी कमियां पाई जाती थी, और इन कमियों ने ही आगे आने वाली और कमियों को जन्म दिया। और इनके रहते हुए हम इस देश में एक समानता का भाव तो कभी रख ही नहीं पाते, समानता का भाव तो कभी भी रख ही नहीं पाते। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि एक सिस्टम आया था। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, उसको आप समझिएगा। उसने ये कहा है कि यूपीएससी के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को भी उम्र में 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आयु की जो छूट का जो ग्राउंड है वो क्या है और कैसे आया। आपने देखा होगा
आयु सीमा की छूट, क्या उसको वो दी जा रही है एक्सटेंशन। अब देखिए, एक व्यक्ति को हम लोग रखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का और एक व्यक्ति को रखते हैं रिजर्व कैटेगरी का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। अब ये माना गया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कि सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न कौन होते थे, वे लोग जिन्हें आज हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, वे सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न लोग होते थे, जिनके पास आर्थिक भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ थे, आर्थिक व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ थी, सामाजिक व्यवस्थाएं तो सुदृढ़ थी ही। और चूंकि आज़ादी के बाद आज़ादी में भाग लेने वाले जो लोग थे वो अधिकांशतः ऐसे वर्गों के थे जो पहले से ही शक्ति संपन्न थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे, तो उनके पास राजनीतिक अधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार वैसे ही बने हुए थे, तो वे मूल रूप से शक्ति संपन्न थे। अब सरकारी सेवा में एक नौकरी निकलती है, उसमें यह कहा गया कि हमको न्यूनतम 20 साल का एक लड़का चाहिए, जिसकी मैक्सिमम आयु 20 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा का लड़का नहीं चाहिए। और उसमें यह भी लिखा कि ये कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, सरकार ने माना। अब यहां पर जो अप्लाई करने वाले लोग गए, उसमें एक व्यक्ति गया अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है, और कुछ गए रिजर्व कैटेगरी के, दोनों ही कैटेगरी के लोग वहां पहुंचते हैं। जब ये लोग यहां पहुंचते हैं तो उसमें देखा गया कि यहां पर 40 पोस्ट थी, उन सारी 40 पोस्टों पर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग चले गए, ठीक है। ये लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए, यानी क्यों? क्योंकि पता लगा रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, उन्होंने जब 12वीं पास, अभी वो लोग 20 साल के हैं, 20 साल के नहीं हैं, 20 साल से ज्यादा के हो गए हैं, तब जाके उन्होंने 12वीं पास की है। तो उन्होंने 12वीं पास ही 20 साल से अधिक की उम्र में की है, और इन्होंने 12वीं पास 17 या 18 साल की उम्र में की है। तो निश्चित ही किसको ज्यादा लेने के चांसेस हैं? इनको ही सारी नौकरियां मिलने के चांसेस हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही थी? संसाधनों की कमी के कारण से एक आरक्षित या फिर कोई भी पिछड़ा समूह, जो सामाजिक या किसी भी रूप में पिछड़ा था, वह अपने बच्चों को स्कूल भेजता था लगभग 7 से 8 साल की उम्र में, या नहीं भी भेजता था। वही एक जागरूक और शिक्षित व्यक्ति जो आरक्षण से नहीं था, वो अपने बच्चों को भेजता था पढ़ने के लिए 3 या 4 साल की उम्र में। तो इसकी जो डिग्री 22 साल में होगी या 25 साल में होगी, 22 से 25 साल में, वो इसकी डिग्री 17 से 18 साल में या 20 साल में हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता था कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा पीछे चलते हैं, इस कारण से वहां पर उनको बराबरी नहीं मिल पा रही। तो ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आरक्षित वर्ग से आएगा उसको 5 वर्ष या जो भी निर्धारित करे सरकार, उतनी आयु सीमा में छूट दी जाएगी कि अगर कोई अनरिजर्व है, और अनरिजर्व यदि 50 साल की उम्र तक नौकरी ले सकता है, तो वहीं रिजर्व कैटेगरी से कहा गया कि आप 55 कैटेगरी की उम्र तक नौकरी ले सकते हो, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा लेट हुई है। ये तब का प्रावधान है जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया था, ये तब का प्रावधान है, अभी का प्रावधान नहीं है, ये उस समय का प्रावधान है। जहां तक मुझे लगता है कि इस देश में इतने स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं कि आज हम इसकी आवश्यकता हमको महसूस होती नहीं है। आज हर व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो, अनरिजर्व कैटेगरी का हो, सभी के सभी लोग अपने बच्चों को निश्चित समय पर स्कूल भेजते हैं। पढ़ाई के प्रति लोगों में जो उत्साह और जागरूकता आई है वो अतुलनीय है। मैंने देखा है कि लोग कोई सा भी छोटा छोटा काम करें, लेकिन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जरूर भेजेंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम अपने स्ट्रक्चरल, हमारी जो सोसाइटी है उसके बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं। तो ओनली द एजुकेशन इज द की ऑफ मेजर चेंजेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, यही हमको सबसे ज़्यादा बदल सकती है। तो इस प्रकार से इनको ये राइट दिया गया ताकि हम ज़्यादा करेंगे। अब आप देखेंगे कल एक डिसीजन आया है, मैं उसका केवल एनालिसिस कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलना चाहिए, 5 साल का एक्सटेंशन एज में मिलना चाहिए। आप बताइए कि अनरिजर्व के ही इकोनॉमिकली जो वीकर लोग हैं वे कौन हैं? ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और ये इतने समय से अनरिजर्व ही थे सब, फिर बाद में ईडब्ल्यूएस हो गए अमेंडमेंट के बाद और 16(6) के बाद, ठीक से, तो ये इसमें निर्धारित हो गए। क्या वास्तव में इनकी परवरिश इस प्रकार से रही होगी? क्या अचानक से लोग पिछले 6 साल में ही, 7 साल में ही सामाजिक रूप से पिछड़े हो गए होंगे? ऐसा तो प्रोविजन है नहीं।
कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, क्या वो पिछले 7 साल से ही अचानक से उनको इतनी छूट उम्र में जो चाहिए थी, क्या वास्तव में उसके लिए ग्राउंड है उनके पास कोई ऐसा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको मिलना चाहिए, है ना। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इनको 5 साल की यूपीएससी में छूट देने की बात कही गई है। यूपीएससी में जैसे अभी तक जनरल कैटेगरी अनरिजर्व केवल 32 तक जाती थी, अब वो 5 ईडब्ल्यूएस है तो 37 तक होगा। जैसे कि SC ST के लोग 37 तक एग्जाम दे सकते हैं उसके लिए, और अटेम्प्ट भी उनके लिए बढ़ाए जाएंगे ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस देश में एक नया आरक्षित वर्ग बन रहा है, धीरे 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 कर नया आरक्षित बन गया ईडब्ल्यूएस। सरकार ने नया एक वर्ग बना दिया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से क्यों विशेष अधिकार इनको दिए गए। और फिर हम कभी आरक्षण पर भी बात करेंगे इसमें, लेकिन चूंकि आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर अभी इतनी जल्दी बात नहीं की जा सकती है। हम अभी तो ये समझ रहे थे कि जाति व्यवस्था की कमियां क्या थी, और इन कमियों के कारण ही अम्बेडकर ने जाति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। और वो जो कहते भी थे कि जो जाति व्यवस्था है वह हमको मूलतः इस प्रकार से जोड़ती है, जैसे उन्होंने 1916 में अपना पहला भाषण जातिवाद के खिलाफ कोलंबिया में दिया। दूसरा, उन्होंने जात पात तोड़क मंडल लाहौर 1936, लाहौर 1936 में उन्होंने जाति उन्मूलन की बात कही। और ये अंबेडकर का ही प्रयास था कि उन्होंने आर्टिकल 17 को ड्राफ्ट किया, आर्टिकल 17 को एग्जीक्यूट करवाया और हमारे संविधान को एक ऐसा आर्टिकल दिया। हालांकि इस आर्टिकल को आज भी लागू करने के लिए सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जाति पात में ऐसी बुराइयां नहीं होनी चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकें, सामाजिक दायित्वों को प्राप्त करने से रोकें या किसी प्रकार के अन्य दायित्वों से करने से रोकें। ऐसी बुराइयां उन्होंने इसमें स्वीकार नहीं की। और उन्होंने जो भी आर्टिकल लिखे थे, और वो जो कहते थे कि मनु ने ही जाति व्यवस्था बनाया है। मनु का जो जाति व्यवस्था है वो इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था में मनु के जो सिद्धांत हैं वो आज भी इतने ज़्यादा प्रतीत नहीं होते हैं। और वो ये भी कहते थे कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं वो मूलतः एक नकल पर आधारित हैं। वो नकल क्या है? वो ये कहते थे कि वो नकल ये है कि जो जिन जातियों के संपर्क में जो सबसे प्राथमिक जाति जो संपर्क में रहती है वह वैसी ही गुणों को सीखने लगती है। इसको नकल भारत में कहते हैं कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं नकल और उनके व्यवहार नकल पर आधारित हैं। ये अम्बेडकर ने कहा था। कैसे? तो वो ये कहते थे कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, तो ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष संपर्क में कौन रहेगा? क्षत्रिय। और क्षत्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क में कौन है? क्षत्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क में वैश्य, और वैश्यों के प्रत्यक्ष संपर्क में कौन है? शूद्र। तो वो ये कहते थे कि ब्राह्मणों के जो गुण हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और इन्हीं गुणों में से कुछ गुणों को क्षत्रिय लोग अपना लेंगे, इनकी नकल करके। इस तरह से क्षत्रियों के बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषताएं वैश्यों से मिलेंगी कि उनके प्रत्यक्ष संपर्क में ये है, ये इनकी नकल करेंगे और ये इनकी भी नकल करेंगे। इसी तरह वैश्यों की विशेषताएं धीरे धीरे करके शूद्रों की ओर आएंगी, ये भी इनकी नकल करेंगे। वो कहते थे कि जो गुण हैं वो नकल व्यवस्था के कारण ही व्यवस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जातियों में बहुत सारी समानताएं भी देखने को मिलती हैं, जिसका मूल कारण है कि उनके द्वारा अपनाई जाने वाली, अपने से उच्च जातियों की जाने वाली नकल, जिसको वो इमिटेट करते हैं, इमिटेट करेंगे उनको तो उनके बारे में उनकी जैसी चीज़ें सीखते हैं। इससे उनको समझ में आता है कि जाति व्यवस्था अपने आप में कितनी प्रगाढ़ और महत्वपूर्ण थी। और इसी जाति व्यवस्था के संबंध में अंबेडकर कहा करते थे कि अगर हम इसी व्यवस्था को बनाए रखेंगे तो शायद संविधान के उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिन लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि एक हम लोग आर्टिकल 14 में भी कहते थे कि समानता का अधिकार है। हालांकि इसमें हमने बहुत सारी लिबर्टी दे रखी है। देखिए, इसको ऐसे समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 में वो कहते हैं कि हमने कहा है कि हम सबको विधि के समक्ष समान मानेंगे और किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, धर्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर भेद नहीं करेंगे। तो ये वाली बात हमने कह तो दी कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्या वास्तव में कुछ जातियों के साथ विशेष संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए?
विशेष संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। तो हम जो स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, वाट एवर वी आर रेडी टू प्रोवाइड द स्पेशल स्टेटस टू सम ऑफ द कास्ट एंड देयर इश्यूज, इट मीन्स वी आर जस्ट फॉलोइंग द, अनडाउटली वी आर फॉलोइंग द मैनर ऑफ इक्वलिटी। तो हम समानता के उन आदर्शों को प्राप्त कर रहे हैं। और शायद जाति व्यवस्था की जितनी कमियां थीं, उसी के कारण से अम्बेडकर ने एक सिद्धांत और ये दिया था, उन्होंने ये कहा था कि दो आई वॉज बॉर्न इन ए स्पेसिफिक कास्ट और रिलीजन, और ये कहते थे कि इस रिलीजन और इस कास्ट में बहुत सारी बंदिशें हैं, तो आई वुड लाइक टू डाई इन ए डिफरेंट रिलीजन, तो मैं दूसरे धर्म में मरना चाहूँगा। एंड आफ्टर 1940s अम्बेडकर डिसाइडेड टू adopt another religion except Hinduism. So he advocated, so he visited so many Christian missionaries, and he also visited so many Buddhist conference, Buddhist meetings. And in 1956, on 14th of October, officially he adopted Buddhism as his religion of life. तो अंबेडकर तब तक सामाजिक चीज़ों के रूप में बहुत लोगों को प्रभावित कर चुके थे, सामाजिक विचार के रूप में प्रभावित कर चुके थे। तो वो ये कहते थे कि उनके जो फॉलोअरों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और ऑफिशियली उन्होंने इस जाति व्यवस्था से तंग आकर के, इस जाति व्यवस्था से बचने के लिए क्या बनाया, धर्म का रास्ता अपनाया। भारत में धर्मांतरण औपनिवेशिक काल से ही जाति के नियमों की कठोरता के कारण से उत्पन्न हुआ है ना। डॉक्टर डैन ने कहा है, डॉक्टर डैन ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था में जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों के कारण से दूसरे धर्मों की ओर लोग आकर्षित हो गए हैं। भारत में जाति व्यवस्था की इतनी कठोर संरचना पाई जाती थी कि इस कठोर संरचना से तंग आकर के लोगों ने दूसरे धर्मों का रास्ता अपनाया। ईसाई मिशनरियां भारत में बहुत सफल हुई, और आप देखेंगे कि जितने भी भारत में धर्मांतरण के मामले हैं, चाहे वो हिंदू से ईसाई बनने के मामले हों, चाहे वो हिंदू से क्रिश्चियन बनने के मामले हों, चाहे वो हिंदुओं से बौद्ध बनने के मामले हों, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे डिप्रेस्ड क्लास में, डाउन टोडन क्लास में। बिकॉज इन डाउन टोडन क्लास देयर आर सो मच रिजिडनेस रिगार्डिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट्स एंड द इक्वलिटी ऑफ रिलीजियस मैनर। दिस इक्वलिटी ऑफ रिलीजियस मैनर्स always created such kind of hateness for the specific class and the society. So they decided to search out some other categories, other religions and other aspects of life. So when they decided to collect their equality, and they decided to search equality on the basis of so many other religious structures and frames, so they were recognized as a different religion. That is why the Christianity and Buddhist decided that if the Ambedkar has adopted the Buddhism, it means he has been undoubtedly the one of the most intelligent brain of India from depressed class. So they followed Ambedkar, and the number of peoples adopted Buddhism by following Dr. Ambedkar, and his follower is also called Ambedkarians. So हम उनको Ambedkarians के नाम से भी जानते हैं। ये उनका एक सिद्धांत हुआ करता था, ठीक है। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई कोई भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझिए, लेकिन जितना मुझे लगता है कि हम जितने ज़्यादा संविधान को स्पष्ट रूप से प्राप्त करते जाएंगे, हम संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश करते जाएंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑन वेरी लार्ज स्केल कैन रिमूव सच काइंड ऑफ हेटनेस फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, हम उन वैल्यूज़ को कभी भी अगर हम बहुत व्यापक रूप से एक बहुत बड़े लेवल पर उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे, देन वी विल बी द वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक नेशन, एंड वी विल बी द कंट्री which is being handled, which is handling such kind of religious and casteist activities through efficiently manners of equality। तो हम लोग बहुत समानता की ओर चले जाएंगे। तो ये उनके विचार थे, जिसके बारे में वो कहा करते थे इन सारे विचारों से हम एक सशक्त उसका निर्माण कर सकते हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण कर सकते हैं। तो अनडाउटली ही वाज द पर्सन हु ऑलवेज एडवोकेटेड द
illogical untouchability, and that is why we have the article 17 in Indian Constitution। और उसके बाद हमको देखने को मिला SC/ST एक्ट, जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमको वहीं से देखने को मिला है। तो एक दो प्रोविजंस नहीं है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं उन्होंने जाति के बारे में कहा है। और आप ये जानते होंगे कि अंबेडकर ने जातिवाद के उन्मूलन करने की बात कही, उनका उद्धार करने की बात कही, महात्मा गांधी भी कहा करते थे। फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी भी हरिजनों के पक्षधर थे, जातिवाद का उन्मूलन चाहते थे, अंबेडकर भी चाहते थे, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों का डिफरेंस इस मुद्दे को लेकर के है कि अंबेडकर ये चाहते थे कि हमको कोई स्पेशल राइट्स ना दिया जाए, हमको अधिकार दिए। और महात्मा गांधी चाहते थे कि धीरे धीरे करके जाति व्यवस्था ठीक हो जाएगी और एक समय पर सब समानता हो जाएगी, बट उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी भी नहीं ले सकता है। तो अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक ये सब कुछ ठीक होगा तब तक हमको स्पेशल राइट्स चाहिए, ताकि हम इक्वली परफॉर्म कर पाएँ, एंड वाट एवर वी हैव फेल्ट हम उसको जस्टिफाई कर पाएँ। तो आज हम अम्बेडकर के जाति संबंधी विचारों को समझे और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत भी समझे हैं, और इनमें पॉलिटिकल थ्योरी भी समझी है जाति की उत्पत्ति की। आगे हम आरक्षण पर एक अच्छा लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अभी हम थोड़ा सिलेबस तैयार कर लें, फिर अपन उसके करेंगे डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, कीप स्टडी।